2014 से लटका हुआ फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई वाला, वो बिलाखिर फैसला महफूज हुआ था 21 जून को। अब वो फैसला सुनाया जा रहा है, यानी 2 अगस्त सुबह 10 बजे। और फिर उसके बाद क्या होगा, क्या लग क्या रहा है, आसार क्या नजर आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। और फिर बहुत सारे अदारे जो हैं उनका भी ये इम्तिहान होगा। बहुत सारे अदारे का 2-3 अदारे हैं ना, उन सब का इम्तिहान होगा कि। और फिर आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है। जो खान साहब है ना, ये माजी में बचते रहे हैं, लाडले थे असल में। ये कोई खास लोग इनके पीछे, कुछ खास अदारे उनके पीछे, अदलिया के भी लाडले थे। और ये इनके पास और कुछ बड़े भोलपन के साथ ये कहते थे, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो यूरोप में था, मैं तो इंग्लैंड में था, मुझे तो पता ही नहीं था ये गैर कानूनी काम है। वो बनीगाला वाली रहायशगाह पे मुझे तो पता ही नहीं था इसका नक्शा भी मंजूर करवाना होता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ऐसी बातें चाहते ये खान साहब करते रहते। और जो कल मैंने जिक्र, और ये मजे की बात ये कि इनकी ये बातें मान भी ली जाती रही है। हालांकि पूरी दुनिया में कानून ये है कि कानून से ला इल्मी जो है वो मासूमियत का जवाब नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है तो मुझे तो पता ही नहीं था जनाब, ये कत्ल करने पे 302 का जो ये जुर्म बनता है और सजाए मौत हो जाती है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये चोरी करना जुर्म है, मुझे तो पता ही नहीं था। खान साहब चोरियां भी करते थे, सारा कुछ करते थे। और फिर जो ऑफशोर कंपनी, वो मैंने तो टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनी टैक्स बचाना जो है ये जुर्म ही है ना। बहरहाल वहां नहीं जुर्म था, आप बच गए। पाकिस्तान में आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो ऑफशोर कंपनी आपने बनाई थी नियाजी एंड समथिंग, पता नहीं क्या नाम था, जिसमें पनामा में इनका भी नाम आया था ना। लेकिन वो उस वक्त साकिब निसार साहब मुकम्मल तौर पे आशिक हो चुके हुए थे इमरान खान साहब पे। आशिक तो यार ऐसे बड़ी अजीब सी बात है ये खान साहब। अच्छा, कल जो मैंने विलाग किया था ना, उसमें मैंने खान साहब की कुछ करतूतें बताई थी, टेरियान का जिक्र किया था, कुछ और जिक्र किए थे। फिर इनकी बहुत सारी जो वीडियो क्लिप्स हैं वो मंजर आम पर हैं, वो जिसमें वो ये कह रहे हैं अपने जो जुआ शुआ खेल नहीं रहे अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, जमाइमा के भाई के साथ, कि वो 10 लाख हार रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि मैं टिप्स देता हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझ पे कर्जा था, इलेक्शन लड़ा था मैंने, 20 लाख रुपए का मकरूज था, तो मैंने कहा 10 लाख जब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, टिप्स के नतीजे में जो तुम्हें पैसे मिलेंगे वो मेरे होंगे। वो 10 लाख उसका ही पूरा हुआ, 20 लाख मैंने भी जीते, कर्जा कुर्जा भी तारा। खान साहब के नजदीक जुआ जो है ये कोई जुर्म नहीं है। चलो, जिस मुल्क में बैठ के आप जुआ खेल रहे थे वहां जुर्म नहीं। हमारे मजहब में, हमारे माशरे में ये जुर्म है, अखलाकी जुर्म भी है। और ये भी मैं बता दूं कि ऐसा काम या ऐसा इकदाम या ऐसा जुर्म जो दूसरे मुल्क में वकूफ ज़ीर हुआ हो तो वो पाकिस्तान में एक जुर्म है, तो तजरियत है पाकिस्तान के तहत, वो पाकिस्तान में भी उसका ट्रायल शायल हो। लेकिन खान साहब वो कहते, अच्छा वो जो टैरियन वाला ये वो सारी बातें चाहते, वो खान साहब पता क्या कह देते थे, वो उस वक्त मेरे में ईमान नहीं था, उसमें मेरे में इतना ईमान नहीं था, इस तरह की बातें चाहते करके लोग कह रहे हो उस वक्त जनाब ये खान साहब जो है ये इनको पता ही नहीं था मजहब का। वो ये तो उन्होंने बाद में पढ़ा है कि मजहब होता क्या है, तालीम होती क्या। जिन लोगों ने खान साहब को तहरीक इंसाफ बनाते हुए देखा है ना, जब जिस सियासत में कदम रख रहे थे तो इन्होंने एवी छाल नहीं मार दी थी सी। खान साहब पूरी तैयारी के साथ आए थे। इन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ अखबारात में इन्होंने कॉलम लिखने शुरू किए थे, और वो लिखा जाता एक ही दिन, यानी कि वो भिजवा देते थे और रिक्वेस्ट कर देते थे कि इसको सबको, यानी इतवार वाले दिन शाया किया जाए। इतवार वाले दिन सारे अखबारात में खान साहब का कॉलम छपा होता था, जिसमें दीन के साथ मोहब्बत, दीन की बातें। और जब इनका, मैंने खुद ये पढ़ा हुआ है इनका इंटरव्यू है कि जब जमाइमा जब जो सियासत में आ रहे थे तो उस वक्त इन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मैं जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ जब मेरी शादी हुई है तो मैं कुंवारा था। जबकि इनके स्कैंडल्स बता रहे हैं, टैरियन बता रही हैं, कुछ और जो रेहाम खान ने लिखा है वो चीजें बता रही हैं कि खान साहब तो वो तो कहते हैं टैरियन जैसी, वो रेहाम ने लिखा, 5-6 और भी हैं। इस तरह की बातें चाहते हैं जो है। बहरहाल ये खान साहब का एक जाती फेल है, लेकिन क्योंकि अब वो सियासत में है, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत
इनका तल्लक जुड़ा हुआ है खान साहब के साथ। अगर ये जाती मामलात ही हो तो जो इल्जामात शरीफ राजदारान पे लगे हैं या जरदारी पे लगे वो भी जाती फेल है ना। सियासत लग गया, वो अगर चोरी करते थे तो फिर वो भी उनका जाती फेल है सियासत में। और ये कानून शुरून जो बने हुए हैं कि ऐसे सियासतदानों को दूर रखना है रियासत से, इक़्तिदार से, तो इसलिए बने हुए हैं। अब खान साहब ने वो अपने काम जो है वो 2-3 बातें करके, एक तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेला करता था। एक इनके पास ये, मुझे कानून का क्या पता। और दूसरी बात, उस वक्त मेरे में ईमान नहीं था, उस वक्त तो मेरे में ईमान था ही नहीं, वो तो बाद में आया। हालांकि जब मैंने अर्ज कर रहा हूँ, जब ये सियासत में है तो उस वक्त पूरे ईमानदार बन के आए थे, उस वक्त इनमें ईमान आ चुका हुआ था। इनके कालम है अंग्रेजी और उर्दू दोनों अखबारात में, पता नहीं कौन लिखता था, लेकिन वो बड़े मजहबी किस्म के, इस्लाम का नाम, जैसे आप कहते हैं रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते हैं, इस्लामी टच दे देते हैं, कुछ और बातें कर देते हैं। बहरहाल फॉरेन फंडिंग केस की तरफ आते हैं और उसके असरात की तरफ भी आते हैं और उसका नतीजा क्या निकल सकता है। ये कागज जारी जो की गई है उसके मुताबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब और 2 मेंबरान जो है निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई, ये फैसला सुना रहे हैं। ये असल में ये 5 रुकनी जो बेंच है या 5 रुकनी कमीशन पूरा क्यों नहीं सुना रहा। वजह इसकी ये है कि खान साहब ने जब 2 सीटें खाली हो गई थी ना, तो वो तकर्रर नहीं कर रहे थे। वो तो अब मौजूदा हुकूमत ने आके जो खाली नशिस्तें थी इलेक्शन कमीशन की, ये इन्होंने पूरी की हैं। तो वो क्योंकि सुना 3 लोगों ने था, 3 रुकनी बेंच ने, इसलिए वो 3 रुकनी बेंच ही ज़ाहिर है उसको फैसला जो है अनाउंस करेगा। वो कहते हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, मे भी तफसीली फैसला आता है या शार्ट जजमेंट आती है, ये क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर शार्ट जजमेंट है उसमें जो अहकामात है वो तो आइन के तहत और कानून के तहत पाबंदी है हुकूमत पर कि उन पर लाजमी तौर पर अमल दरामद करे। कानून के ताबे जो भी अदारे हैं वो तमाम पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अब इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें खान साहब ने जो वावेला शुरू किया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, कभी पंजाब असम्बली से करारदाद, कभी केपी असम्बली से करारदाद, कि जनाब इसको इस्तीफा दो, राजा सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा दो। ये खान साहब ने ही रिकमेंड किया था इनका नाम, और फिर खान साहब बात अब मुकर गए हैं। अब कहते हैं ये तो मेरा नाम ही नहीं, ये तो जनाब मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने कहा था ये नाम दे दो, मुझे तो पता है। फिर वही बात, मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन है, मुझे तो उन्होंने कहा और मैंने इनका नाम दे दिया। और एक ही बात करके, यानी खान साहब जो है वो जो मैंने जिक्र करने लगा था फिर मैं बीच में रोक गया था कि वो 2014 यानी खान साहब के जो मुकल्लद है, अंधे मुकल्लद, वो बस एमी खान साहब की मोहब्बत में सद तक वो 2014 के धरनों में आपने देखा होगा कि आप, मैं कहती हूँ मैं खान साहब मेरी मम्मी से शादी कर ली, वो आपके बाबा नाराज नहीं होंगे, नहीं वो मेरे बाबा नाराज नहीं होंगे, मेरी मामा से शादी कर ले। वो अभी ताज़ा तरीन क्लिप पे बहुत ही वाहियात किस्म का, वो बड़ी खुश है, एक लड़की कह रही है कि जब मैंने खान साहब को करीब से देख लिया, पता नहीं मुझे क्या मिल गया दुनिया का। और फिर वहां से आगे कोई मुलाकातों की बातें और पता नहीं क्या क्या बातें उसने खातून ने खाशों का इजहार किया हुआ है। अल्लाह माफ करे, ऐसे मुकल्लद है इनके खान साहब के। तो वो तो कहेंगे देखेंगे खान के मसूम आदमी से होते, क्रिकेट खेलते हम तो पता ही नहीं, अगर पता नहीं सिर्फ सियासत की करना है। अब इन्होंने प्रेशर बढ़ाया हुआ है फॉरेन फंडिंग केस में। ये 2014 में जो दरखास्त है वो अकबर एस बाबर ने, जो इनके बानी रुकन है, उन्होंने दायर की गई। जनाब खान साहब पे ममनुआ फंडिंग, गैर कानूनी फंडिंग, मुल्क दुश्मन जो रियासतें हैं उनके शहरियों से पैसे पूसे लेते रहे, फंड शंड लेते रहे, तो ये तो ले नहीं सकते, जो हमारा कानून है उसके तहत तो ये मना है। और कोई कंपनी भी पैसे नहीं दे सकती है ताकि, तो वो खैर इंक्वायरी बनी, स्क्रूटनी कमेटी बनी, वो पहले पड़ा रहा। जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, उन्होंने केस को उठा लिया, पकड़ लिया और उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी बना दी। स्क्रूटनी कमेटी ने वो अकाउंट स्टेट बैंक से जब उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाए तो
आधा झूठ निकला खान साहब का। ये बयान में फिर बदलते रहे हैं बयान शियान अपने ना कि जनाब ये हर पार्टी पाबंद है आइन के तहत। पिछले दिन भी मैंने जिक्र किया था कि वो जो अपने वसाइल हैं आमदनी के वो बताने के पाबंद हैं। खान साहब ये कह रहे हैं कि जब पैसे मेरे पास आए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आए कहां से ये मुझे नहीं पता। बयान नलफी इस तरह के दिए गोल मोल से ताकि वो बचत हो जाए। और फिर ब्लैकमेल करने की जो कोशिश की इन्होंने खान उनको इलेक्शन कमिश्नर को, वो मैंने कहा ना कि वो एक तो इस यहाँ से इन्होंने शुरू किया कि जनाब ये तो बंदा काबू नहीं आ रहा, फिर कहते मैंने अलहदगी की मुलाकात कर रहे, कभी वो संजरानी को भेजते हैं कभी किसी को भेजते हैं, यार अलहदगी जी वो गलता कर रही है ना। और ज़ाहिर किसी और को भी कहा होगा, किसी की बात नहीं मानी होगी उन्होंने। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जब सेनेट का मामला था कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए ना हो, खान साहब सजारती रेफरेंस लेके चले गए थे ना, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी हम ख्याल बेंच था, जिसमें से एक जज जो है जिन्होंने इख्तलाफ किया था, यानी वो हम ख्याल नहीं थे, बाकी 4 ने फैसला दिया था, तो वो बड़ा जोर लगाया था उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कि इसके मुंह से कहलवा लें किसी तरीके से कि जनाब कोई बार कोड लग जाए, कोई सीरियल नंबर लग जाए, लेकिन वो डट गए थे। उस वक्त मैंने जो समझा दिया कि आप राइट आदमी है। उस बेंच के सामने जो चीफ जस्टिस की सरबराही में काम कर रहा हो, मुश्किल है खड़ा होना, नहीं खड़ा हुआ जा सकता। बड़े बड़े दिलेर जो है अफसर वो लम लेट होते मैंने देखे हैं। वो जुडिशियल अफसर भी नहीं था, वो तो इंतजामी अफसर थे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी में 22वें ग्रेड से रिटायर हुए, तो वो आदमी थे। और वो सईद मेहंदी के दामाद हैं। सईद मेहंदी का किसी दौर में वो उनके थे नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो बहरहाल वो एक अलग इशू है, लेकिन वो खान साहब ने उस वक्त कर दिया नामजद उनको, और उन्होंने कबूल कर लिया। उन्हें समझो अच्छा आदमी है। अब इसमें जो पैसे पूसे आए हुए हैं आरिफ नकवी, उसका तो एक हकीकत मुसलमा है, और आरिफ नकवी की भी तारीफें कर रहे हैं। ओहो, अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग उस बेचारे ने कर ली, यार खान साहब अजीब बात है, अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। असल में तो जो गैर मुस्लिम है उनको तकलीफ हो जाती है जब कोई मुसलमान तरक्की कर रहा होता है, जब कोई मुसलमान मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे कमा रहा होता है तो उनको तकलीफ हो जाती है। वाह खान साहब, अल्लाह तुम अकल देवे, हिदायत देवे। बहरहाल अब वो जो फैसला है, जो बज़ाहिर जो मैं कह रहा हूँ आसार है, वो मुकम्मल तौर पर खान साहब के खिलाफ है। उसमें वो मैंने बताया था कि एक तो ये है कि एमी हल्का फुल्का सा वो करके उसको निपटा देंगे, ठीक है जनाब ये फॉरेन फंडिंग गलत हुई है तो इसको हम जरा जब्त कर लेते हैं, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन ये केस बहुत बड़ा केस है उससे। इसमें तयशुदा अमर है कि 4 अरब रुपए से जायद वो जो मिलियन क्लियर निकालते हैं ना, इसमें 3-4 किस्म के घपले हुए हैं। एक तो ये कि चैरिटी के नाम पे कोई इन्होंने फंड इकट्ठे किए, लोग समझ रहे थे कि शौकत खानम को दे रहे हैं, खान साहब अपनी जेब छुपा रहे थे। और फिर जो चैरिटी इकट्ठी हुई, मसलन जो अल नेहान फैमिली की तरफ से पैसे आए, वो जितने पैसे उन्होंने जमा करवाए थे या दिए थे उससे आधे शो हो रहे हैं पीटीआई के अकाउंट में, जो अबराज ग्रुप की तरफ से या वोटर क्लब की तरफ से जो जमा करवाए गए। तो आधे पैसे कहाँ गए, और फिर जो अरबों रुपए आ रहे हैं तो वो जा कहाँ रहे थे, ये भी एक देखने वाली बात है ना। वो किसी बंदे की जेब में तो नहीं जा रहे थे कोई, या फिर ये पैसे जो हैं ये कोई ब्लैक मनी तो नहीं थी जिसको व्हाइट किया गया और फिर दोबारा व्हाइट करके लौटा दिया गया उन लोगों को जिनके वो पैसे थे, हराम के पैसे थे। और आरिफ नकवी के हवाले से खान साहब से लोग पूछते रहे। आज जब वो इस्लामाबाद के होटल में आए हैं, साफियों ने कहा जनाब आरिफ नकवी के साथ आपका क्या ऐसा कोई तलक तुलक था या क्या था, तो उन्होंने वो, क्योंकि वो उनकी पसंद के साफी नहीं थे, उनका मैंने तो जवाब देना, चलो दौड़ो गाड़ा के चलो कटो इन्होंने बाहर। ये सूरत बनी। और पहले कभी खान साहब कहते हैं वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरे उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बशीर मेमन ने को कहा कि तूने इसके खिलाफ इंक्वायरी कहाँ शुरू कर दी, 87 अरब रुपए भी गल होंगी, 87 अरब रुपए उसने वो गैस कंपनी के दबाए हुए थे अबराज ग्रुप ने, तो उसने इंक्वायरी शुरू कर दी थी खान ने कि तू कौन होना यार, चंगा तो DGFI है, तेनों मैं लाया था, तू ये काम शुरू कर देता, मेरे दोस्तों ने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी यार मेरे से। ये खान साहब के अपने अल्फाज है। और जब वो पकड़े गए आरिफ नकवी साहब हिथरो एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कहा जी किन से रब्ता करें, आपको
के लिए, तो उन्होंने कहा जनाब इमरान खान से कर लें और आरिफ अलवी से कर लें। तीसरा कोई और नाम दिया था, दो नाम जो उन्होंने दिए थे जो उनको बचा सकते थे उनके ख्याल में, वो ये दोनों बंदे थे। अब इसमें एक तो सूरत ये है कि जो मैंने अर्ज कर दिया है, दूसरी सूरत जरा सख्त है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन है वो फुल डोज खान साहब को दे। फुल डोज ये है कि फंड जब्त, बयान अल्फी झूठा, अगर बयान अल्फी झूठा हो जाता है, डिक्लेरेशन जो देता है बयान अल्फी की बुनियाद पे कोई पार्टी है, वो अगर झूठा हो जाए तो फिर वो 62(1)(f के तहत सादक और अमीन नहीं रहता और उस पर ताहयात पाबंदी लग जाती है, जैसे नवाज शरीफ पे लगी है, जहांगीर तरीन पे लगी है, शायद वो उस पर भी लगी हुई है, फैसल वाडा वगैरह पे भी। ये खुद भी मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि क्योंकि अभी तक इमरान खान का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, उस पर भी रोला चौला पड़ा हुआ है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने 11 बंदों के मंजूर कर ले, बाकी कर ले। भाई 11 बंदे के उसने नहीं किए, स्पीकर ने करके भेजे हैं। झूठ ना बोलो, कौम को बेवकूफ ना बनाओ। अच्छा खैर, तो वो भी उनको वो नहली वाला मामला जो है वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है 62(1)(f। अब उस पर कुछ पेंडिंग पड़े हुए मामला कि क्या इलेक्शन कमीशन ताहयात पाबंदी खुद लगा सकता है या अदालत लगा सकती है। आइन तो यही कहता है कि अगर बंदे ने कोई सादक और अमीन नहीं है, किसी अदालत से डिक्लेयर हो गया, तो फिर वो नहल है ताहयात, तो ये तो फिर उसमें उस जुमरे में खान साहब जो है ये आ सकते हैं। फैसल वावडा वाला जो मामला है वो यही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ना कि जनाब क्या इलेक्शन कमीशन जो है ताहयात नहली का फैसला कर सकता है, खान साहब पे पाबंदी भी लगा सकता है वो ताहयात नहली, और फिर पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए, कलदम करने के लिए वो रेफरेंस भेज सकता है जिसकी जो हुकूमत है वो पाबंद है कि उस पर। लेकिन अगर ये मामला थोड़ा सा, इसको जो ऐसे मामला होते हैं वो आईनी से के साथ साथ थोड़ा सा उसमें सियासी या मुस्तकबिल का या उसके नताइज आगे जाके क्या निकलेंगे, ये सारी चीजें जो है वो पेश नजर रखनी पड़ती हैं। कहा यह जाता है, फ्रेज है कानून की, कि अदालत कोई ऐसा फैसला जज नहीं देते जिस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो, ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए, ये एक बात की जाती है। जैसे वो एक जुवेद इकबाल वाला केस था, जो 100 बच्चों का कातिल था, कि इसके जनाब 100 टुकड़े किए जाए, फांसी दी जाए, मरहरे पाकिस्तान पे 100 टुकड़े किए जाए, फिर ड्रम में तेजाब में डाल के उसको वो गिला दिया जाए, इस तरह की वो जजमेंट यानी वो हो नहीं सकता था। और वकार सेठ वाली जजमेंट के मुशर्रफ को घसीट के लाया जाए उसकी लाश को और वहां पर लटका दिया जाए, इस तरह ये जजमेंट्स जो है इन पे अमल दरामद मुमकिन नहीं होता। जो माजी में एक दफा नैब पे नेशनल अवामी पार्टी में पाबंदी लगी थी, वो तो छोटी सी जमात थी। खान साहब की जमात, ये आपको मानना पड़ेगा कि पूरे मुल्क में फैली हुई है और उसके मुकल्लिदीन बड़े अंधे किस्म के हैं, जैसा मैंने जिक्र किया। वो तो मामा की शादी भी खान से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके सामने सारी चीजें हैं ना। तो फिर खान साहब का एक ब्लैकमेलिंग का खास स्टाइल भी है। फैसला करते वक्त ये भी एक फ्रेज है कि अगर आसमान भी गिर पड़े तो इंसाफ करना है, जो कानून कहता है। कानून के मुताबिक मेरे ख्याल में खान साहब का जो सियासी कैरियर है, पाबंदी शिबंदी, जो अमली सियासत या इक्तदार वाली सियासत, वो इससे मुझे तो खत्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में वो ज़ाहिर चैलेंज करेंगे, चैलेंज कर सकते हैं उसको, और फिर हुकूमत में पता नहीं साथ साथ है या नहीं है कि अगर वो रेफरेंस भेज देते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी, जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का मामला तो वहीं जाना है। लेकिन ये मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इख्तियार है, क्योंकि खान साहब अभी MNA है, तो उन पर ताहयात पाबंदी लगा दी जाए 62(1)(f के तहत, जैसे फैसल वाडा वाले केस पे हुआ था। और यहाँ फिर जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ साहब ने कहा था कि दस्तयाब नहीं है, मैंने कहा था कि 10 जज दस्तयाब हैं जनाब बेंच बनाने के लिए। जब फुल बेंच का पिछले दिनों रोला शोला चल रहा था कि जनाब फुल बेंच बना दे, या दूसरा हमजा वाला केस में, तो अब जनाब सुप्रीम कोर्ट में आज अगर वो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है और ये फौरी तौर पर भागे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या 10 बजे से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा लेते हैं,
तो फिर जनाब वहाँ जो जजेस बैठे हैं वो बंदयाल साहब बैठे हुए हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, एजाज अल हसन साहब हैं, मनीब अख्तर साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, आयशा मलिक साहब हैं, मोहम्मद अली मदर साहब हैं और सजाद हुसैन शाह साहब हैं, सजाद अली शाह साहब। और ये 10 जज जो है बैठे होंगे। फौरी तौर पर बेंच भी बन जाते हैं ऐसे केसों में कि जनाब इससे तो बड़ा मसला बन जाना है। पंजाब की हुकूमत भी ज़ाहिर है, पंजाब में वो पीटीआई के तमाम अरकान जो है वो भी जमात नहल हो गई, वो भी नहल हो गए, केपी वाली हुकूमत भी नहल हो गई। ये नहीं बैठे कह रहे बहुत बड़ा कैनवस है ये, कि छोटा मोटा है, अभी हाथ में पकड़ा हुआ ताश का पत्ता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसके जो नताइज हैं वो भी पेश नजर रखने पड़ेंगे उनको। लेकिन कानून का जो रास्ता है वही अगर इख्तियार किया जाए। खान साहब भी कहते हैं कानून का मैं बड़ा जनाब ताबेदार हूँ, पाबंद हूँ, तो बजाय इसके कोई रौला चौला डाले। और सुप्रीम कोर्ट में जो मुझे लग रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट था जी, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ने जो करना करना, इलेक्शन कमीशन अगर इनको सिर्फ फंड जब्त करके खत्म कर देना, लेकिन वो बयान अल्फी की बुनियाद पे खान साहब गए, और खान साहब गए, अगर खान साहब 62(1)(f) के तहत जाते हैं तो फिर पार्टी की जो चेयरमैनी है वो भी उनकी गई, पार्टी हेड भी नहीं रह सकते। जैसे नवाज शरीफ वाला फैसला मकाफात अमल है, अल्लाह की पकड़ है। खान साहब ने जो जो दूसरों के साथ करवाया हुआ है या किया हुआ है वो इनके सामने आना है। अच्छा यार माफी चाहता हूँ, इसमें तो अदलिया का किरदार तो मैंने बता दिया। अब एक और अदारा है जिसको मुक्तदा कहते हैं, ये बहुत सारी चीजें इससे इल्जाम हो जाएंगी कि क्या मेरिट पे मामला चल रहे हैं, सब कुछ न्यूट्रल है, या फिर कोई ऐसी ताकतें हैं जो डंडी मार रही है, खान साहब आप भी लाडले हैं। ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये अच्छा ही होगा, जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। किसी के चेहरे से, मकरूह चेहरे से पर्दा उठना भी तो एक अच्छी भी चीज ही होती है ना। पता चल जाता है जनाब ये हम सोच रहे थे ये तो बड़ा पाक साफ अदारा है और पता नहीं क्या है, और ये हम समझते ये थे निकला ये। ऐसी बातें भी ज़हन में रखें। बहरहाल खान साहब डामाडोल गए, दोनों सूरतों में हल्का फैसला करें, छोटा मोटा, या पूरा भरपूर फुल डोज दे। बयान अल्फी वाली जो बात है उसमें खान साहब पूरी तरह बुरी तरह पकड़े जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जो पैमाने उन्होंने बनाए थे नवाज शरीफ के लिए, उसी पैमाने में, उसी तराजू में खान साहब को अगर तोलेंगे तो तराजू वो भी गए, खान साहब भी गए जैसे नवाज शरीफ गया था। अब मुझे दीजिए इजाजत, वो उसूलों की बात कर रहा हूं मैं, मेरिट की बात नहीं कर रहा। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।